हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर का हमला है लेक्चर नंबर 6, और ये जो लेक्चर नंबर 6 है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। यानी फाइनली आज के दिन ही इसी लेक्चर के अंदर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। लेकिन आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। स्टार्टिंग का मुझे 1 मिनट आपको दे दो, बाद में हम लोग ये लेक्चर की शुरुआत करेंगे। लेकिन 1 मिनट में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। क्या है वो? सबसे पहले आप एक चीज जान चुके होंगे, या फिर जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि हमारे बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। यानी 10th स्टैंडर्ड वालों, आप लोग के लिए जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसका टाइम टेबल आ चुका है। अब पढ़ाई एकदम तेज कर दो। यानी कि टाइम टेबल इज आउट, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, डेडिकेटेड वीडियो बनाया है पूरा हमारे JR ट्यूटोरियल्स चैनल के ऊपर। आप जब जाओगे देखोगे तो हमने एक प्रीमियर किया हुआ था, उसमें मैंने डाला हुआ है कि 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट, माफ कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल इज आउट। माफ करना, मैं रिजल्ट बार बार बोल रहा हूं, टाइम टेबल आ चुका है एक्चुअली। ठीक है ना। तो टाइम टेबल कैसे आपको करना है और क्या क्या टाइम टेबल है, किस प्रकार से, वो सब चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, वैसे आपको पता तो चली गया होगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट बताओ कि आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना है आपका प्रिपरेशन, क्योंकि अभी से अगर आप काउंट करोगे ना, अभी से आप काउंट करोगे, सितंबर चल रहा है, तो लगभग आपके पास ना सिर्फ 150 दिन ही बचे हैं दोस्तों। ठीक है ना, ओनली 150 डेज आर रिमेनिंग। एंड ये 150 दिन देखने के लिए तो बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो यार बिल्कुल इग्नोर मत करना, बिल्कुल अपने आप को अभी इस जोन में मत डालना कि यार मुझे आराम करना है, मुझे बाकी चीजें एंजॉय करनी है। कुछ नहीं, वो सब चीज तो होता रहेगा, लेकिन ये अभी आपके पास समय कम है। 150 दिन एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करना। देखो 90% नहीं आएंगे तो नाम बदल देना, कोशिश करना। ठीक है। एंड जितने भी सब्जेक्ट्स के, जितने भी लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो से हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि आप जानते हो ये तो हमारा नया बैच है। वैसे हमारा जो पुराना बैच था व्हाइट बोर्ड वाले जो वीडियो है, उसमें तो ऑलरेडी कंप्लीट है। साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज इंग्लिश ग्रामर के साथ हर एक चीज पहले से आपको मिल जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, हर चीज पहले से ही है। बस आपको जाना है, पढ़ाई करते रहना है, अच्छे तरीके से वीडियोस देखते रहना है, और जो नए वीडियोस आ रहे हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर उसका भी मजा लेते रहना है, और उससे भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगेन दैट इज, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते अभी तक तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे अपडेट सबसे पहले हम दे देते हैं। वहां पे कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हमारे JR ट्यूटोरियल्स के थ्रू या फिर मेरे रिगार्डिंग, आपको पता चल जाता है। कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट से मेंशन करना है तो आप कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम का आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रख लेना, उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग को जो भी फ्री में नोट्स वगैरह है वो आपको मिल जाए वहां पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग ने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, MPT दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने स्टार्ट किया था। बहुत सारे पीरियोडिक ट्रेंड थे, तो जनरली 3 टाइप के ट्रेंड्स हमने डिस्कस किए थे, आपको याद अगर आ रहा होगा। तो पहला था वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब चीज ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, कैसे कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज वैलेंसी। कोई भी पर्टिकुलर गिवन एलिमेंट का वो आप निकाल सकते हो। ये सभी चीज मैंने पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। सेकंड दैट इज वैलेंसी, तो हमने कल के दिन पढ़ लिया था। आज हमें 2 टॉपिक पढ़ना है और ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है, जो कि है एटॉमिक साइज, और दूसरा है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में। अब एटॉमिक साइज क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। देखो वीडियो छोटा है काफी ज्यादा, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है इस टॉपिक के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में, या फिर एटॉमिक साइज के बारे में। समझो इस चीज को। एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज, या फिर इसको हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ एन एटम। एटॉमिक साइज बोल लूं या फिर मैं साइज ऑफ एन एटम बोल लूं, दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन साइज ऑफ एन एटम, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो यार साइज ऑफ एन एटम क्या होता है। तो साइज ऑफ एन एटम इज नथिंग बट एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बोल लो या फिर साइज ऑफ एन एटम बोल लो, ये क्या होता है? इट इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। हमेशा याद रखना, एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए एटॉमिक साइज। जैसे कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ दिस सर्कल, अगर मैं बात बोलूं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि ये मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ दिस सर्कल, तो आप क्या बोलोगे? इसका रेडियस निकालना पड़ेगा मुझे। तो एक सेंटर पॉइंट से यहां तक का जो चीज होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? रेडियस बोलूंगा। तो वैसे जो भी मेरा एटम है, वो एटम का अगर मुझे कोई साइज पूछ रहा है और मुझे उसका साइज बताना है, दैट इज द एटॉमिक साइज, और वी कैन से इट एज द साइज ऑफ एन एटम। मुझे अगर बताना है तो मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा? उसका रेडियस पता लगाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, कोई भी पर्टिकुलर एटम को कैसे मैं डिनोट कर सकता हूं? उसके रेडियस द्वारा, यानी एटॉमिक रेडियस द्वारा। अब यहां पे क्लियरली बोल सकता हूं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो एक्चुअल में क्या है? एटॉमिक रेडियस क्या होगा एक्चुअल में? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। समझ लो कि ये उसका क्या है? न्यूक्लियस। बीच में क्या होगा? उसका एक न्यूक्लियस होगा। एटम के पास न्यूक्लियस होता है, आपको पता ही होगा। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम
एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो जैसे कि समझ लो कि ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये जो बाहर का जो लाइनिंग दिख रहा है ये मेरा क्या है, सबसे बाहर वाला शेल है, ठीक है ना, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो न्यूक्लियस है और ये जो शेल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही रहेगा मेरा रेडियस, वही रहेगा मेरा रेडियस, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, एंड द रेडियस ऑफ पर्टिकुलर एटम इज नथिंग बट द एटॉमिक रेडियस, एंड एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट एटॉमिक साइज, और वी कैन से इट एज द साइज ऑफ एन एटम। क्लियर है, समझ में आ गया? देखो जो चीज दिख रहा है वही है, मतलब एटॉमिक साइज, साइज ऑफ एन एटम एक ही है, और एटॉमिक साइज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाला जो शेल है उस एटम का, उसके बीच का डिस्टेंस, दैट इज दिस पॉइंट, दिस से ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज द रेडियस, इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस, और वी कैन से इट एज द एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज कैसे बोल सकता हूं मैं, अगर कोई मुझे पूछेगा डेफिनेशन, तो एटॉमिक साइज इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज द एटॉमिक साइज, और वी कैन से इट एज द एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया? बहुत साधारण सा फंडा था इसका। ओके, अब ये जो एटॉमिक साइज है या फिर एटॉमिक जो रेडियस है, इसको हम लोग कोई भी पर्टिकुलर यूनिट में डिनोट करते हैं। जैसे रेडियस हमें बता देगा, हम लोग बोलते हैं रेडियस इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर है, हम लोग बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये जो एटम्स होते हैं ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, करेक्ट है, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है वगैरह, ठीक है ना। तो ये एटम इतने छोटे होते हैं, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस रहेगा या फिर एटॉमिक साइज जो रहेगा वो कितना रहेगा, वो ऑलरेडी क्या रहेगा, वो बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। मतलब कि एटॉमिक जो रेडियस है दोस्तों, इट इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ पिकोमीटर। और आपको बता दो ये पिकोमीटर ना नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ये जो पिकोमीटर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पीएम, नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट इज ए पिकोमीटर, ठीक है ना। तो ये जो पिकोमीटर है जिसको पीएम कहते हैं, ये एक्चुअल में यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो ये किससे छोटा है, अपना नैनोमीटर से भी छोटा है। मतलब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता है, जस्ट फॉर जानकारी पर्पस, कि आपने मिलीमीटर सुना होगा, मिलीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। ये तो हो गया आगे की तरफ, लेकिन पीछे अगर आओगे तो मिलीमीटर से छोटा होता है दोस्तों माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है दोस्तों, माइक्रोमीटर से छोटा होता है दोस्तों आप लोग का नैनोमीटर, और नैनोमीटर से भी जो छोटा होता है वो होता है दोस्तों पिकोमीटर। और ये पिकोमीटर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। जैसे कि आपको ये नैनोमीटर का शायद पता होगा, आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं। नैनोमीटर जो होता है ना, एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। यानी एक को, वन वैल्यू को डिवाइड बाय 1 करोड़, लगभग 90 किस में होता है, 10 करोड़ में होता है, 90 पता नहीं कितने में होता है, लेकिन उतने बार अगर डिवाइड करोगे तो उतना होता है नैनोमीटर। तो सोचो पिकोमीटर होता है 10⁻12, मतलब 1 लिखो और उसके आगे 1 के आगे 12 बार 0 लिखो और 1 से डिवाइड करो, तो इतना छोटा पार्टिकल होता है जो कि हम लोग जिंदगी में आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा, ठीक है। तो इतना छोटा साइज होता है एक पिकोमीटर का वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया। यूनिट टेस्ट वगैरह में माफ कीजिएगा, एमसीक्यूज वगैरह में, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा जा सकता है। ओके, अब एक और चीज समझना पड़ेगा कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल था, हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छी तरीके से, पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा के आपको हर एक चीज एक्सप्लेन किया था। तो उसमें हमने एक चीज दिखा था कि व्हेनेवर वी गो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, व्हेनेवर वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं किसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, एक पीरियड के हिसाब से, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि वी नो दैट इज प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। वो एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एंड इफ द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजिंग, वी नो दैट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, करेक्ट है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब एक और चीज समझो कि जब भी हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं कोई भी पीरियड के अंदर, कोई भी पीरियड के अंदर, किसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसका जो एटॉमिक साइज होता है या फिर मैं बोलूं एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों, सोचो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी हम लोग किसके अंदर जा रहे हैं, देखो मैं लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहा हूं, मतलब मेरा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज तो बढ़ना चाहिए ना। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि व्हेनेवर वी गो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस जो है ना, एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव रीजन में अक्सर पूछता है। तो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी इंक्रीज हो रहा है 1 by 1, क्योंकि समझ लो कि सबसे पहले हमारे पास रहा होगा बोरॉन, ठीक है ना, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऐसा रहा होगा। तो इसका बोरॉन का है 5 नंबर, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है। तो ये एटॉमिक नंबर क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम तो हमेशा यही सोचेंगे कि जब नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एटॉमिक नंबर भले ही इंक्रीज हो रहा है लेकिन एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज जब ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा वो भी इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया
कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, वो भी इंक्रीज हो रहा है। कितना, एक यूनिट, एक टाइम पे एक बढ़ रहा है, करेक्ट है। और एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस पे ऐड हो रहा है, वो सेम आउटर मोस्ट शेल पे ऐड हो रहा है। जो आपका एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स है वो भी उसके जो आउटर मोस्ट शेल है, जो इसका बाहर वाला कवच था, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला कवच, इस पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होंगे ना, क्योंकि दैट इज इफ यू आर इंक्रीज एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो इंक्रीज हो रहे होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कहां इंक्रीज होते हैं, कहां पे जाते हैं, सबसे बाहर वाले शेल में जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जाते हैं, करेक्ट है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहां पे क्या हो गया कि ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, यहां पे जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज आने के वजह के ये जो न्यूक्लियस है इसके पास पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो साइज होगा ये भी तो बढ़ेगा। क्या हो रहा है, ये जो साइज होगा ये भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है ना, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयरबाय द साइज ऑफ एटॉमिक एटम्स डिक्रीजेस। मतलब इन शॉर्ट इसका क्या हो रहा है, यहां पे साइज बढ़ रहा है जिसके वजह से इनका जो लेंथ होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो छोटा होते जाएगा। मतलब इन शॉर्ट जितना ज्यादा मेरा एटॉमिक नंबर होते जाएगा उतना मेरा एटॉमिक जो साइज था, एटॉमिक जो रेडियस था वो छोटा होते जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब हम जाएंगे लेफ्ट से राइट। तो क्लियर कट पता चल गया मुझे कि व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन ए पीरियड में बोल रहा हूं मैं, ग्रुप में नहीं बोल रहा, ग्रुप में अप एंड डाउन होता है, वो उसका भी बताऊंगा अभी। तो पीरियड में जब मैं लेफ्ट से राइट बढ़ रहा हूं तो उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि मेरा पॉजिटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस के ऊपर बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन था, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, वो भी किसके पास जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल के पास जा रहा है। एंड इसी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड जिसके वजह से जो मेरा एटॉम का जो साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इन शॉर्ट समझ में आ गया कि व्हेनेवर वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये याद रखना है। समझ में आ गया। अब एक और फंडा चीज है, एक और फंडामेंटल चीज है, उसको समझो। क्या बोल रहा हूं समझो। क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग कहां से जाते हैं, डाउन अ ग्रुप, मतलब इस बार हम लोग लेफ्ट से राइट नहीं जा रहे हैं, इस बार हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो आपको पता ही है ऊपर से नीचे क्या होता है, समझ लो कोई एलिमेंट्स होगा, ठीक है ना, जैसे हीलियम था, ठीक है ना, उसके बाद क्या आता है यार, नोबेल किसमें क्या क्या आता है, ठीक है ना, वो बहुत सारे गैस आते हैं, नियोन आता है, ठीक है ना, और भी क्या क्या आता है, ठीक है ना, उसके बाद, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो भी आता होगा दोस्तों, जब हम लोग नीचे नीचे आते हैं, ठीक है ना, एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लेना, मुझे अभी थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है। क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ा लेते हैं और कॉमर्स भी पढ़ा लेते हैं, तो दिमाग थोड़ा सा एक टाइम के लिए ब्लैंक हो जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप समझ के लोगे ये चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कभी कभी ना ऑलराउंडर होने का फायदा भी है, तो कभी कभी नुकसान भी है। कभी कभी दिमाग में इतना सारा कचरा आ जाता है ना कि यार एक सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते दूसरे सब्जेक्ट में जा ही नहीं पाते हैं। अभी जस्ट मैंने कॉमर्स का लेक्चर लिया, मिल गया होगा 11th वाले को, कॉमर्स वाले को, ठीक है ना। तो यहां पे जो मैं बता रहा हूं आपको कि व्हेनेवर वी गो फ्रॉम द डाउनवर्ड, डाउन की तरफ जब जाते हैं हम लोग, ऊपर से लेके नीचे की तरफ, अगर मैं ग्रुप में जा रहा हूं, ग्रुप में जा सकता हूं, पीरियड में तो नहीं जा सकता, तो ग्रुप में अगर जा रहा हूं तो होता क्या है कि इसका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। तो ये क्या बोल दिया, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, हमने अभी अभी तो पढ़ा कि जब भी हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज होता है। और जब भी हम लोग डाउनवर्ड जाते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये फंडा याद रखो, और वो क्यों हो रहा है इसका रीजन भी बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन आता है गिव रीजन में। बिकॉज रीजन क्या है कि व्हाइल गोइंग डाउन ए ग्रुप अ न्यू शेल इज एडेड। जब भी हम लोग एक ग्रुप के नीचे नीचे जाएंगे तो हमारा जो शेल होगा, जैसे कि पहले मेरा क्या था, सोडियम, ठीक है, समझ लो इसके पास कितना था, 2 शेल था, समझ लो, मान लो कि 2 शेल था। अब जैसे मैंने एक और नीचे आया तो उसका एटॉमिक नंबर इतना बढ़ गया कि मुझे यहां पे एक और शेल की जरूरत पड़ गई, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है ना, KLMN, पहले में K होता है एक ही शेल, दूसरे में L मतलब K और L दोनों, तीसरे में M तो KLM तीनों, चौथे में KLMN चारों शेल होते हैं। तो यहां पे जब एक्स्ट्रा एक शेल बढ़ गया तो मुझे एक बात बताओ कि ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी तो बढ़ेगा। क्लियर कट। अगर मेरा शेल बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि एटॉमिक रेडियस तो वही होता है ना कि बाहर का शेल जो होता है एटॉमिक, आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस, इनका डिस्टेंस होता है। तो जब मेरा शेल ही बढ़ता जा रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर कट। तो यहां पे क्लियरली पता चल गया कि जो डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे शेल ऐड होते जा रहे हैं, मेरा एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक जो रेडियस है न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक वो भी बढ़ते जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं बोल सकता हूं क्लियर कट, क्या एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो हो रहा है, उस हिसाब से तो मेरा न्यूक्लियस
जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जब हमने लेफ्ट टू राइट वाला कंडीशन देखा इसके पहले, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था तो एटॉमिक साइज तो छोटा हो रहा था, लेकिन यहां पे उल्टा बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा शेल ऐड होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है उसका साइज ही। समझ में आ रहा है? और इसीलिए कि जब हम लोग डाउन आते हैं, मतलब अप से लेकर डाउन आते हैं ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये दो चीज आपके दिमाग में रखना। क्लियर है? तो लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज रिड्यूसेस मतलब डिक्रीजेस, और अप से लेके डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ये दो फंडा याद रखना। तो ये था हमारा एटॉमिक साइज का पूरा फंडामेंटल थियरी जो हमने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है, लेफ्ट से राइट वाला भी हो गया और अप से लेके डाउन वाला भी हो गया। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है आज के लिए और इस चैप्टर के लिए भी, जिसका नाम है दोस्तों मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब इसको समझो। मेटल्स आप जानते होंगे, नॉन मेटल्स आप जानते होंगे। और मैंने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया था तो आपको याद आ रहा होगा कि एक होता है यहां पे इमेजिनरी लाइन। दिस इज द इमेजिनरी लाइन। ये आपको दिख रहा है यहां पे, ये क्या है? एक इमेजिनरी जिगजैग लाइन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसको कहा जाता है दोस्तों जिगजैग लाइन। और इस जिगजैग लाइन के अकॉर्डिंगली इसके आसपास जो एलिमेंट्स है, ये वाले जो एलिमेंट्स है, ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? मेटालॉइड्स होते हैं। ये दिख रहा है आपको? ये जो है ना डार्क वाले, ये वाले, ये जो है ना, ये क्या है? मेटालॉइड्स है। क्या है दोस्तों? ये है मेटालॉइड्स। फिर जो इसके लेफ्ट की तरफ होते हैं, ये सब पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसके जो लेफ्ट की तरफ जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि ये जो ब्लू ब्लू वाले जितने भी दिख रहे हैं ना, ये पूरे, ये जो ब्लू ब्लू वाले जो भी दिख रहे हैं, ये क्या है? आप लोग के लिए मेटल्स हैं। यानी क्या होंगे? ये मेटल्स होंगे। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के। यहां पे क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। करेक्ट है? इसको छोड़ के। एंड जो थोड़े येलो वाले दिख रहे हैं आपको, कौन सा वाला पार्ट? यहां से लेके ये तक, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा, ये क्या है? आपके लिए नॉन मेटल है। ये आपको समझ में आ गया? तो ये बताता है हमारा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। दैट इज ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ए जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट्स, दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ दैट जिगजैग लाइन नथिंग बट metals, right side of that zigzag line represents the non-metal and that particular portion that is surrounded by the zigzag line is known as the metalloids। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? एक फंडामेंटल चीज। अब दूसरा चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा और समझो ध्यान से। क्या बता रहा हूं कि यहां पे हमने दो चीज पढ़ा अभी कि जब भी हम लोग लेफ्ट से लेके राइट जाते हैं तो मेरा एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहां पे भी वही चीज बता रहा है कि ये हमारा क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग यहां से यहां अगर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? मेरा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। देखो एरो देखो, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके साथ में एक और चीज होता है जो कि मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर को बताता है। क्या बताता है? कि जब भी हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब इसका मतलब समझो। जब भी हम लोग लेफ्ट से लेकर राइट जा रहे हैं, मतलब मेटल से लेकर नॉन मेटल में जा रहे हैं, तो जब हम लोग मेटल से नॉन मेटल में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नॉन मेटालिक कैरेक्टर डेवलप होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डेवलप होगा और साथ ही में उस पॉजिटिव एलिमेंट का क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट रहा होगा, दैट इज डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रहा है, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा वो डिक्रीज हो रहा रहेगा, जो मेटालिक कैरेक्टर रहेगा वो भी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। ये कब होगा? जब हम लोग लेफ्ट से लेके राइट जाएंगे। समझा ये चीज? अब दूसरा चीज कि जब हम लोग अप से लेके डाउन जाएंगे, ठीक है ना, अप से लेके डाउन जाएंगे तो क्या हो रहा था? हमने अभी भी पढ़ा कि व्हेनेवर वी आर गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीजेस होता है। तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस या फिर साइज बोल लो। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, अगेन यहां से ऊपर से नीचे जा रहे हैं, समझ लो ये हमारा ग्रुप है, यहां से लेके यहां तक गया तो हमारा क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स के जो आउटर मोस्ट शेल है वो बढ़ते जा रहे थे, एंड उसके ऐसे क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस चार्ज ले रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, लेकिन यहां पे मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही में जब ऐसा होता है तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यही था हमारा मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जो हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सुंदर टॉपिक है, एग्जाम में कम पूछने के चांसेस है, लेकिन अगर आ जाएगा तो आप लोग ये सब टॉपिक जो है वो आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है और आपको बता दूं इसी के साथ हमारा ये जो बेहतरीन और खूबसूरत सा चैप्टर था जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि काफी मजा आया होगा आपको पढ़ के हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी चैप्टर्स हम कंटिन्यूस ला रहे हैं दोस्तों, आप बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। तो ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता
बताना वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।